गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं टॉपिक टूल वियर। व्हाट इज़ द टूल वियर? टूल लाइफ नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टूल वियर हम सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेशन नोमेनक्लेचर बता देती हूँ। दिस इज़ द रैक फेस and this is the flank and this is the tool, टिप टूल, टिप ऑफ टूल। ठीक है, तो ये तो था आपका नोमेनक्लेचर। अब जैसे हमारा नॉर्मली एग्जाम्पल होता है, हम एक टूल कंसिडर करते हैं। जब टूल मटेरियल रिमूव करेगा तो चिप रिमूव होगी किसके थ्रू? शियर प्लेन के थ्रू। ठीक है, जब हाई वेलोसिटी पे वर्क करेगा कंटिन्यूअसली टूल, तो जो ये सरफेस है चिप एंड रेक फेस, दिस इज रेक फेस, चिप एंड रेक फेस के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? यहाँ पर हाई फ्रिक्शन होता है, यहाँ पर क्या होगा? मटेरियल रिमूव होगा या दैट मीन्स वियर होगा। तो ये रेक फेस क्या होगा? वियर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जब हम इस पर कूलिंग अप्लाई नहीं करें, ठीक है, और जो टूल की वेलोसिटी वो हाई वेलोसिटी हो, कटिंग हाई वेलोसिटी हो, उस केस में जो टूल है वो वियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो रेक फेस होगा वो ऐसे वियर होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट में ऐसे वियर होगा, फिर नेक्स्ट ऐसे वियर होता जाएगा। ठीक है, तो जो ये वियर होगा इस केस में क्या होगा? तो हमें इसी को क्या बोलते हैं? क्रैटर वियर, क्रैटर वियर। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैंक वियर। This is flank surface and this is angle, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टूल और जो मशीन सरफेस है इसके बीच में गैप रहे, इसलिए हम क्या देते हैं, यहाँ पर क्लियरेंस एंगल देते हैं। क्योंकि अगर टूल और मशीन सरफेस के बीच में अगर गैप नहीं रहेगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? क्लियरेंस एंगल। ठीक है, लेकिन जब मशीनिंग होती है, जब शियर प्लेन से मशीनिंग चिप रिमूव होता था, यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो फाइन पार्टिकल्स भी रिमूव होते हैं। वो फाइन पार्टिकल्स क्या करते हैं? यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आके क्या करें? एब्रेसिव पार्टिकल्स बन जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट होना हो जाता है। इस केस में क्या होता है? जो ये फ्लैंक सरफेस है ये क्या होती है? वियर होना स्टार्ट हो जाती है। वियर होना स्टार्ट हो जाता है तो इस केस में क्या होता है? जो मटेरियल यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे हम जो ये सरफेस है वो क्या हो जाएगी? यहाँ से मटेरियल रिमूव होगा। ठीक है, फ्लैंक सरफेस, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैंक वियर। तो आपको ये पता चल गया होगा क्रैटर वियर एंड फ्लैंक वियर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ़ कटिंग फोर्स बिकम्स टू हाई द टूल फ्रैक्चर, इफ़ कटिंग टेम्परेचर बिकम्स टू हाई द टूल मटेरियल सॉफ्टन्स एंड फेल। दैट मीन्स जब कटिंग टेम्परेचर होगा वो क्या हाई होगा। हाई के केस में क्या होगा? जब टेम्परेचर हाई होता है तो मटेरियल क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। These condition causes the tool to fail. Continue wear of the cutting edge ultimately leads to failure. इस केस में क्या होगा? जो टूल होगा वो फेल होगा।
ठीक है, फेल होगा तो क्या होगा उस केस में, जो कटिंग एजेज है टूल की वो क्या होंगी, फेल होंगी। कटिंग टूल टेक्नोलॉजी हैज़ टू प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स, टूल मटेरियल, developing material to withstand the forces, temperature, wear action. Tool geometry, optimizing the geometry of the cutting tool for the tool material and for a given operation. तो इस केस में दो फैक्टर कंसिडर होता है, एक टूल मटेरियल और नेक्स्ट वन होता है टूल ज्योमेट्री। दोनों ही केस में जब स्पीड होती है, कटिंग स्पीड हाई रहती है, तो उस केस में जो कटिंग टूल ज्योमेट्री में क्राइटर वियर एंड फ्लैंक वियर होता है, ठीक है। और मटेरियल अगर हार्ड है तो वो क्या मिलेगी हमें, उसकी जो सरफेस है वो मशीन सरफेस, रफ सरफेस हमें मिलेगी। दीज पॉसिबल मोड्स बाय विच ए कटिंग टूल कैन फेल इन मशीनिंग, फ्रैक्चर फेलियर, टेम्परेचर फेलियर एंड ग्रेजुअल फेलियर। तो इस केस में क्या होगा आपके, फ्रैक्चर फेलियर केस में कटिंग फोर्स एट द टूल पॉइंट बिकम्स एक्सेसिव, फेल सडनली बाय ब्रिटल फ्रैक्चर, ठीक है। टेम्परेचर फेलियर के केस में क्या होगा, कटिंग टेम्परेचर इज टू हाई फॉर द टूल मटेरियल, द टूल पॉइंट टू सॉफ्ट विच लीड्स टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ द शार्प एज। तो ये चीज़ें है क्या, फ्रैक्चर फेलियर के केस में क्या हुआ, जब हमने कटिंग फोर्स है, ठीक है, कटिंग फोर्स एक्सेसिव हाई कर दिया तो सडनली क्या हो जाएगा, टूल है, टूल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, टूल पॉइंट जो कटिंग फोर्स है, जो टूल पॉइंट वो एक्सेसिव है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो ब्रिटल फ्रैक्चर है वो फेल हो जाएगा। इसी टेम्परेचर के केस में क्या होगा, जब टेम्परेचर कटिंग टेम्परेचर हाई रहेगा तो उस केस में मटेरियल क्या बन जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सॉफ्ट बन जाएगा तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के केस में क्या हो जाएगा, जो शार्प एजेज है वो क्या रहेगी, लॉस होगा शार्प एजेज का। ऐसे होता है ग्रेजुअल वियर, ग्रेजुअल वियर का मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअल वियरिंग ऑफ द कटिंग एज कॉजेज लॉस ऑफ टूल शेप, ठीक है। तो ग्रेजुअल वियर के केस में क्या होता है, जब कटिंग एज होती है तो उस कौन सा लॉस होता है, टूल शेप का लॉस होता है। रिडक्शन इन कटिंग एफिशिएंसी, एक्सीलरेशन ऑफ वियरिंग एज द टूल बिकम्स हैवीली वार्म, फाइनली टूल फेलियर इन ए मैनर सिमिलर टू ए टेम्परेचर फेलियर। Gradual wear is performed because it leads to the longest possible use of the tool. Gradual wear occurs at two principal locations on a cutting tools: the tool rack face, the flanks. तो आपका जो ग्रेजुअल वियर अकर्स है वो कहाँ पर होगा, टू प्रिंसिपल लोकेशन, टॉप रैक फेस एंड द फ्लैंक। टू मेन टाइप्स ऑफ टूल वियर कैन बी डिस्टिंग्स्ड, क्रेटर वियर एंड फ्लैंक वियर। मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था व्हाट इज द क्रेटर वियर एंड व्हाट इज द फ्लैंक वियर। क्रेटर वियर कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी इन द रैक फेस ऑफ द टूल that forms and grows from the action of the chip sliding against the surface। तो क्रेटर वियर के केस में क्या होता है, जब चिप एंड रैक फेस है दोनों के बीच जो मूवमेंट होता है, तो उस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। फ्रिक्शन इंक्रीज के कारण क्या होता है, जो रैक फेस है वो क्या होती है, वियर होना स्टार्ट हो जाती है। हाई स्ट्रेसेस एंड टेम्परेचर कैरेक्टराइज्ड द टूल चिप कॉन्टैक्ट इंटरफेस contributing to the wearing action. Crater can be measured by either its depth or its area. Flank wear occurs on the flank or relief face of the tool, ठीक है। तो मैंने आपको फ्लैंक वियर का दूसरा नाम भी बताया था, रिलीफ फेस होता है। It results from rubbing between the newly generated work surface and the flank face adjacent to the cutting edge. Flank wear is measured by width of wear band. This wear band is sometimes called the flank wear lane. An extreme condition of flank wear often appears
on the cutting edge at the location corresponding to the original surface of the work part. This is called notch wear. That means फ्लैंक के केस में क्या होता है, जब फाइन पार्टिकल्स जब मशीनिंग होती है तो फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्लैंक सरफेस की तरफ आ जाते हैं. फ्लैंक सरफेस तरफ आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एब्रेसिव बन जाता है. उस केस में जो फ्लैंक वियर है, जो ये सरफेस है, रिलीफ सरफेस या फ्लैंक सरफेस, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वियर होना स्टार्ट हो जाता है. इट अकर्स बिकॉज द वर्क सरफेस इज हार्डर and more abrasive than the internal material, which could be caused by work hardening from cold drawing or previous machining, sand particles in the surface from casting और other regions. तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, कोल्ड ड्राइंग और वर्क हार्डनिंग, ठीक है. वर्क हार्डनिंग मैंने आपको बताया था मटेरियल साइंस के अंदर, व्हाट इज़ द वर्क हार्डनिंग. तो इस केस में क्या होता है कि जब प्लास्टिक मटेरियल होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में होता है, ठीक है. तो वहाँ पर अगर हम उसका टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है. उसके बाद में हम उसको होल्ड करके रखते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा से उस पर फोर्स लगाते हैं. तो उस केस में क्या होता है, जो मटेरियल हो जाता है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस है वह क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है. ए सेकेंड रीजन ऑफ फ्लैंक वियर दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इज नोज रेडियस वियर. दिस अक्कर ऑन द नोज रेडियस लीडिंग इनटू द एंड कटिंग एज. तो इसकी और नेक्स्ट आपका ये भी होता है, फ्लैंक वियर में जो सेकेंड रीजन होता है वो कौन सा होता है, नोज radius wear. The mechanism that causes wear at the tool chip and work interface in machining. Abrasion, adhesion, diffusion, chemical reaction. Adhesion के केस में क्या होता है, mechanical wear action caused by hard particles in the work material gauge and remove small portion of the tool. Abrasive actions occur in बोथ फ्लैंक एंड क्रेटर वियर. तो मैंने आपको अब्रेशन के बारे में बताया था कि अब्रेशन में क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स के कारण क्या होता है, जो फ्लैंक वियर और क्रेटर वियर होता है वो अब्रेशन के कारण होता है, ठीक है. एडहेशन क्या होता है, व्हेन टू मेटल्स आर फोर्स्ड इनटू कांटेक्ट अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, एडहेशन और वेल्डिंग अक्कर बिटवीन देम. These conditions are present between the chip and the rack face of the tool. As the chip flows across the tool, small particles of the tool are broken away from the surface, resulting in adhesion of the surface. तो आपका जो adhesion होता है ये क्या होता है, ये टू मेटल्स में जब फोर्स कांटेक्ट में आते हैं उस केस में जब टेम्परेचर वेल्डिंग, ठीक है, तो उस केस में ये क्या होता है, adhesion होता है. Diffusion, this is a process in which an exchange of atoms occurs at the tool chip boundary. Tool surface to becomes depleted of the atoms responsible for its hardness. तो आप लोग ये देख सकते हो, केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं. द हाई टेम्परेचर एंड क्लीन सरफेसेस at the tool chip interface in machining at high speed can result in chemical reactions, oxidization. That means जब मशीनिंग होती है तो उस केस में क्या होता है, जो हाई स्पीड के केस में केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ऑक्सीडाइजेशन होता है ऑन द रैक फेस ऑफ द टूल. The oxidization layer begins softer than the parent tool material is sheared away, exposing new material to sustain the reaction forces. तो जब ऑक्सीडाइजेशन लेयर बनती है तो उस केस में क्या हो जाता है, बीइंग सॉफ्टर द पेरेंट मटेरियल, टूल मटेरियल. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, द कटिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कटिंग एज एट हाई टेम्परेचर कॉज द एज टू डिफॉर्म प्लास्टिकली, मेकिंग इट मोर वल्नरेबल टू अब्रेशन ऑफ द टूल सरफेस. क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तब क्या होता है कि जो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस वगैरह वो क्या रह जाती है, उसमें क्रिएट हो जाती है. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स मेनली टू फ्लैंक वियर. तो फ्लैंक वियर के केस में क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का जो इफेक्ट रहता है वो फ्लैंक वियर के केस में होता है. मोस्ट ऑफ दीज टूल वियर मैकेनिज्म्स आर एक्सेलरेटेड एट हायर
cutting speed and temperatures. Three regions can usually by identify in the typically wear growth curve. ठीक है, तो इस केस में मैं आपको ग्राफ दिखा देती हूँ। तो ये जो ग्राफ है, हम इसमें 3 रीजन्स कंसिडर करेंगे। फर्स्ट रीजन होगा ब्रेक इन पीरियड, जो ये वाला रीजन होगा, ये वाला ब्रेक इन पीरियड। सेकंड रीजन होगा स्टेडी स्टेट वियर रीजन, जो ये वाला रीजन होगा आपका स्टेडी स्टेट वियर रीजन। फेलियर रीजन जो लास्ट वन है आपका, ये होगा आपका फेलियर रीजन। ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर तो आपने ध्यान दे लिया होगा। और ये होता है आपका टाइम ऑफ कटिंग, और यहाँ होता है आपका टूल फ्लैंक वियर। तो ये आपका था टूल फ्लैंक वियर एंड टाइम ऑफ कटिंग। तो आप ये देख सकते हो इसके बीच में क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। तो अलग अलग है। ब्रेक इन पीरियड, जो फर्स्ट पीरियड है ब्रेक इन पीरियड, इस केस में क्या होता है, शार्प कटिंग एज वियर रैपिडली एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स यूज। जब हम स्टार्ट में यूज़ करते हैं तो जो शार्प कटिंग एज है सबसे पहले क्या होता है, वो वियर होना स्टार्ट करता है, वो भी क्या रैपिडली। आप यहाँ पर देख सकते हो रैपिडली क्या हो रही है, वियर हो रही है। फिर आता है स्टेडी स्टेट रीजन, वियर दैट अक्कर्स एट ए फेयरली यूनिफॉर्म रेट। इस केस में क्या होगा, जो वियर होगा मटेरियल वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, ना तो ज़्यादा ना कम, यूनिफॉर्मली इक्वली होगा। फिर होता है फेलियर रीजन, द वियर रेट बिगिंस टू एक्सेलरेट इन विच कटिंग टेम्परेचर आर हाई। तो इस केस में क्या होगा, इस रीजन में जो वियर हो रहा है मटेरियल का, ठीक है, तो इस केस में जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेट हो जाएगा, एक्सेलरेट रीजन। The general efficiency of the machining process is reduced. It allowed to continue the tool finally fails by temperature failure. ठीक है, तो जो wear होता है, एक तो कौन सा रीजन होता है, टेम्परेचर फेलियर। The slope of the tool wear curve in the steady state region is affected by work material and cutting condition. तो जो steady state region होता है आपका, ये वाला रीजन steady state region होता है। इस केस में जो वर्क मटेरियल कटिंग कंडीशन ये क्या रहती है, अफेक्टेड रहती है। हार्डर वर्क मटेरियल कोज द वियर रेट, अगर हम मटेरियल हार्ड लेंगे तो उस केस में जब मशीनिंग करेंगे तो इस केस में क्या होगा, में उस जो वियर रेट रहेगी वो क्या रहेगी, हाई रहेगी। जब मटेरियल हम हार्ड कंसिडर करेंगे, वर्क पीस जब हम हार्ड लेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ द टूल वियर कर्व टू इंक्रीज, जो टूल वियर कर्व है उसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट हैव ए सिमिलर इफेक्ट। तो जब हम स्पीड और फीड की बात करेंगे तो उस केस में भी क्या रहेगा, सिमिलर इफेक्ट रहेगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल, अलग अलग स्पीड कंसिडर किए, यहाँ अलग अलग स्पीड कंसिडर किए। जैसे यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 100, फिर 130 एंड देन फिर 100। सॉरी, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ये वाला जो है, ये v इक्वल्स टू कितना लिया है, ये 300 है। ठीक है, ये 130 है और ये 100 है। तो ये अलग अलग रीजन में हमें अलग अलग मिलेगा, क्योंकि स्पीड, फीड और डेप्थ पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। एज कटिंग स्पीड इज इंक्रीज्ड, वियर रेट इंक्रीज, सो द सेम लेवल ऑफ वियर इज रीच्ड इन लेस टाइम। दैट मीन्स अगर हम कटिंग स्पीड इंक्रीज करेंगे तो जो वियर रेट है वो भी इंक्रीज होगा, और उस केस में क्या लगेगा, टाइम क्या लगेगा, आप कम लगेगा। आप यहाँ देख सकते हो, अगर हमने स्पीड ज़्यादा कर दे तो ये मैक्सिमम स्पीड है। इस केस में जो टाइम है, ये टाइम वर्सेस है, तो टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है, वियर होने के लिए जब मटेरियल वियर हो रहा है, वर्क पीस वियर हो रहा है, तो उस केस में टाइम कम लग रहा है। अगर हम स्पीड कम करते जाएंगे तो हमें ना, जो हमारा जो मटेरियल है वो भी क्या हो रहा है, वो जो वियर होने की रेट है वो भी कम होती जाएगी। और अगर और ही कम कर दें हम वेलोसिटी, स्पीड और भी कम कर दें, ठीक है, तो जो उसकी वियर होने की रेट है वो टाइम पर उसे और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है।